Hello everyone and welcome to PCS Niyukti Path. So this is your last video on the science chemistry class 6 to 8 NCRT. This will be the part 2. Before this we had already completed the part 1 of 6 to 8 NCRT, and this was the basic series of the science, so that when we move on to the 9 to 10th NCRT, so you have a proper base, and so that our channel, our videos and everything will be beginner friendly. अगर आप आज start कर रहे हो, so first go and watch the part 1 of the science video. Apart from this, फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट है, फिजिक्स की भी दोनों वीडियोस आ चुकी है आपकी 6 to 8 एनसीईआरटी की. इट हैज बीन अपलोडेड इन द प्लेलिस्ट. प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. Science NCRT series. This is the name of the playlist. Secondly, this is our channel. If you haven't subscribed yet, so please press the subscribe button and hit the bell icon so that you can get the latest updates and all. Because ab jo hai, we are going to the advanced levels and we are moving up. So now we are coming up with a series on the ADO maths, which is your maths and reasoning both, basically your general aptitude. एंड ये जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं इसको हमने लिस्ट डाउन कर लिया है. इट इज फ्रॉम योर एडीओ सिलेबस, एंड इस पे आपको एक एक वीडियोस सब पे मिलने वाले हैं, एक दो जो भी है, ठीक है. दैट विल बी टेकन केयर बाय द सर, so as he plans. So all the topics will be covered in that series, so stay tuned and let's start with our topic. So this is the question. अगर आपने part 1 of the chemistry देखी है, so you will be able to solve this question. ठीक है. This is a question from NCERT, and as you know कि BPSC कई बार numericals NCERT से उठा रहा है, कई बार question NCERT से उठा रहा है. So this is one of the question which is given in your class 8th NCERT, that took old NCERT. Reason being, इस साल जो है आपकी एनसीईआरटी चेंज हुई है, या पहले जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स जो हमने पढ़ी है, दिस हैज बीन चेंज्ड एंड नाउ द बुक इज क्यूरियोसिटी. ठीक है. तो जो हम ये जितना भी मटेरियल है, इट इज मेड फ्रॉम द ओल्ड एनसीईआरटी ओनली, ओल्ड साइंस एनसीईआरटी ओनली, एंड दैट बुक इज वेरी गुड टू स्टार्ट योर साइंस जर्नी, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम अ नॉन साइंस बैकग्राउंड. सो या पार्ट 1 जिन्होंने भी देखा है केमिस्ट्री का, सो यू मस्ट बी एबल टू आंसर दिस. सो फर्स्टली लेट्स सी, आपका रेयन क्या होता है? प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प. ठीक है. then we can figure out, see in this type of questions, जो भी जिस चीज को भी लेके आप सबसे श्योर हो, जो आपको सबसे पहले आता है, you start with that part. So I know that rayon is prepared by using the wood pulp, because I told you कि rayon एक ऐसी चीज है, it is a synthetic fiber, it is a synthetic fiber, but it is something which is made from the natural thing only. अच्छा, अब एक और चीज है कि आप बताओ कि हमारा सबसे फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर कौन सा है जो कि कंप्लीटली सिंथेटिक, विच इज कंप्लीटली मैन मेड, उसमें कुछ भी नेचुरल प्रोडक्ट यूज नहीं हुआ है. दिस आई टॉट इन माई लास्ट वीडियो विच इज केमिस्ट्री पार्ट 1. सो अगर आपने वो देखी होगी तो यू मस्ट बी नोइंग द आंसर, एंड ऐसे भी अगर आपको आंसर पता है तो डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. या सो नाइलिन इज, नाइलिन का क्या हो जाएगा? नाइलिन विल बी योर बी. इट इज यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड ऑल, बिकॉज इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, राइट. टेफ्लॉन की जो कोटिंग है वो हम लोग यूज करते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर्स पे. टेफ्लॉन, ये जो टेफ्लॉन होता है, ये जितना भी हमारा नॉन स्टिक, जितना भी बर्तन हम लोग घर पे यूज करते हैं, उस पर जो ब्लैक ब्लैक कोटिंग होती है, दैट कोटिंग इज इटसेल्फ टेफ्लॉन कोटिंग. ठीक है. उसे टेफ्लॉन कोटिंग बोलते हैं, which is otherwise if we say, it is not good for health. Because what happens when we start making food in those non-stick cookwares, ग्रेजुअली क्या होता है, अगर आप देखोगे तो धीरे 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 जो कुकवेयर है वो घिस जाता है, वो खराब होने लगता है, एंड वी आर मोर कंसर्न अबाउट द कुकवेयर. बट द थिंग इज, उसमें स्क्रैचेस वगैरह लग जाते हैं, बट वो स्क्रैचेस लग के उसमें जितना टेफ्लॉन होता है वो हमारे खाने में हमें मिल रहा है, विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. ऐसे ही आज के टाइम पे कैंसर जैसी डिजीजेस बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है. सो if you are precarious about your health and all, so you should avoid eating in non-stick cookwares. कभी कभी यूज कर लिया किसी चीज के, इट्स फाइन, बट अदरवाइज non-stick cookwares इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. आप जितना हो सके बेसिक जो हम पुराने जमाने में यूज करते थे, फॉर एग्जाम्पल कॉपर के कुकवेयर्स हो गए, दीज कुकवेयर्स वर बेस्ट. ओके. नेक्स्ट इज योर पॉलिएस्टर. पॉलिएस्टर क्या होते हैं? फैब्रिक्स दैट डू नॉट रिंकल इजीली. दैट्स वाई इफ यू सी, लोग पॉलिएस्टर के कपड़े पहनना ज्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज उन्हें प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है. धो, सुखाओ और पहन लो. ठीक है. Okay, let's start with the basic thing, that is metals and non-metals. So you already know what are metals and non-metals. You must be knowing metals and non-metals. Metals आपके जो आप घर पे यूज कर रहे हो, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सारी चीजें होती है. नॉन मेटल्स आपके
कार्बन जो यूज कर रहे हो, और आपके जो गैशियस पार्ट है वो सारे होते हैं, ठीक है। तो आपको इसको समझने के लिए एक चीज ध्यान रखना होगा, as I already mentioned कि we have three states of the matter, that is solid, liquid और gases, ठीक है। तीन states of matter होते हैं हमारे पास। metals जो हैं they only exist in solid and liquid form। metals जो है आपको कभी भी गैस में नहीं मिलेंगे, gaseous form में नहीं मिलेंगे। it will be either present in the nature in the solid form और इन द लिक्विड फॉर्म। आपको मेटल में कभी भी कोई गैस वाला मेटल नहीं मिलेगा कि अच्छा ये मेटल है पर ये गैसियस फॉर्म में। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स जो है वो आपके तीनों फॉर्म में मिलते हैं। सॉलिड फॉर एग्जांपल योर कार्बन, लिक्विड जो हो गया आपका ब्रोमीन हो गया, और गैसियस में यू ऑलरेडी नो हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, हीलियम गैस है। वी हैव लॉट्स ऑफ गैसेस, ठीक है। तो जितने भी गैसेस होते हैं, अगर आपको कभी भी दिख रहा है कि अच्छा ये गैस है, तो वो सीधे नॉन मेटल है। सॉलिड लिक्विड में फिर भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है। नाउ वी कम ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। सो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स आर योर दोज थिंग्स। अब इससे मैं एटॉमिक लेवल पे अगर हम पढ़ेंगे तो ये आपका इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये सारी चीजें विल बी कवरिंग इन 9 to 10 एनसीईआरटी। हियर यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। पहला है लस्ट्रस। व्हाट डू यू मीन बाय लस्ट्रस? लस्ट्रस मतलब कोई चीज आपकी स्मूथ है, शाइनी है, ठीक है। स्मूथ एंड शाइनी। मोस्टली लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी, ठीक है। स्मूथ होना, शाइनी होती है, शाइनी अपीयरेंस। आप मेटल लेते हो, गोल्ड लेते हो, सिल्वर लेते हो, आयरन लेते हो, एल्यूमिनियम लेते हो, कोई भी मेटल उठा लो, चमक होती है उसमें, वो चमक रहा होता है, ठीक है। सो ऑल द मेटल्स आर योर लस्ट्रस, ठीक है, उसमें लस्टर शो किया जाता है। नेक्स्ट इज योर गुड कंडक्टर्स। वी ऑल नो कि मेटल्स जो हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए हम इसे कॉपर की वायरिंग इधर उधर जहां पे भी हमें कंडक्शन करना होता है, खाना बनाने में कुकवेयर हो गए और जितनी भी चीजें वहां पे हम यूज करते हैं, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट भी अच्छा कंडक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छा कंडक्ट करेगा। फाइन। थर्ड पॉइंट इज हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल को अगर आपको मेल्ट करना है और कुछ भी करना है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, सारी चीजें बहुत हाई होती है, डेंसिटी हाई होती है। मेटल्स को अगर आप देखोगे तो अगर आप आयरन को पानी में डालोगे तो डूब जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। उसको अगर आपको हीट करके उसे आपको मेल्ट करना है तो मेल्टिंग पॉइंट भी उसका बहुत हाई है, बहुत देर तक गर्म करने के बाद जाके तो वो मेल्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर मेलिएबल। अब मेलिएबल का मतलब क्या होता है? दिस टर्म मीन्स कि आप मेटल्स को हथौड़ा मार मार के पतले पतले शीट्स में बना सकते हो। आपने देखा होगा मिठाई के ऊपर वो सिल्वर की परत रहती है, पतली सी, कितनी पतली रहती है वो। दैट इज व्हाट इज मेलिएबिलिटी। सिमिलरली यू मस्ट हैव यूज्ड एल्यूमिनियम फॉइल। आप स्कूल में या फिर ऑफिस में कहीं भी टिफिन लेके जाते होगे, या फिर आप कहीं से खाना पैक करवा के आते हो, तो आपने देखा है उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम फॉइल में आप वो रोटी लपेट के देते हैं, ठीक है, कवर करके देते हैं। सो दैट प्रॉपर्टी, एल्यूमिनियम को उतना पतला करने की जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेलेबिलिटी। और ये भी आपके सारे मेटल्स शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर डक्टिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय डक्टाइल? डक्टाइल का मतलब होता है, इसमें यू कैन राइट शीट्स में बना सकते हो, आप इसे पतली पतली शीट्स बना सकते हो। गुड। देन इज योर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स डक्टिलिटी और डक्टाइल, ठीक है। डक्टाइल का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी योर कॉपर वायर। सो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उससे आप लंबा लंबा खींच के तार बना सकते हो, चाहे वो कोई भी मेटल हो। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन माय क्लास 7th और 8th, देयर वाज वन फैक्ट रिटन इन माय टेक्स्ट बुक। सो इट वाज दैट कि अगर आप गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड जो है 2 किलोमीटर तक का वायर बना सकता है। सोचो उसे इतना पतला, 2 ग्राम, सॉरी 1 ग्राम का जो गोल्ड है उससे आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो। इतना डक्टाइल होता है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। सबसे ज्यादा जो डक्टाइल है, जो कि मतलब बहुत कम अमाउंट में बहुत लंबा तार बना सकता है, वो गोल्ड है, ठीक है। सो इसी तरीके से डक्टिलिटी आपका होता है। अब आप हम सोचेंगे कि जब गोल्ड इतना डक्टाइल है तो हमें गोल्ड ही यूज करना चाहिए तार बनाने के लिए, फिर तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी आएगी नहीं, लोग बीच बीच से तार उड़ा के लेके चले जाएंगे। एनीवेज, सो अच्छा, अब ये ध्यान दो, नेक्स्ट पॉइंट है यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल्स हमने देखा कि जो मेटल्स हैं दे आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। जितने भी मेटल्स हैं दे आर मोस्टली सॉलिड एक्सेप्ट फ्यू। जैसे एक एक्सेप्शन आपको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका, मर्करी। मर्करी इज योर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हाउ विल यू रिमेंबर दिस? सिंपल सी बात है, थर्मोमीटर यूज करते हो, बचपन से थर्मोमीटर यूज करते आए हो। अगर आपको याद हो तो पुराने टाइम्स के जो थर्मोमीटर होते थे उसमें मर्करी होता था, मर्करी ऊपर जाता था, मर्करी नीचे जाता था। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, फिजिक्स की वीडियो में मैंने आपको बताया था
कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए पहले हम मर्क्यूरी थर्मोमीटर यूज करते थे, बट नाउ वी हैव शिफ्टेड टू डिजिटल थर्मोमीटर्स। रीजन बीइंग मर्क्यूरी इज वेरी टॉक्सिक, वेरी हजार्डियस। ठीक है, नेक्स्ट है ओपेक एज अ थिन शीट। सो अब जब इसे हम थिन शीट बनाते हैं, मेलेबिलिटी है, पतला सा शीट बनाते हैं, एल्यूमिनियम की शीट। ओपेक का मतलब क्या होता है? ओपेक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट इज ओपेक। उसके आर पार लाइट पास नहीं होगी, आपको उसके आर पार दिखेगा नहीं, दैट इज नोन एज योर ओपेक। ऑब्जेक्ट्स विच ब्लॉक द लाइट, ठीक है, लाइट अगर आ रही है तो उसे वहीं पे वो रोक देगी। सो जो मेटल की शीट्स होती है दे आर ओपेक इन नेचर। सोनोरस, सोनोरस मतलब सीधे साउंड, साउंड प्रोड्यूसिंग। मेटल्स को आप एक दूसरे पे पीट पीट के बजाओगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज योर सोनोरस या सोनोरिटी। नाउ टॉकिंग अबाउट द नॉन मेटल्स। अब बस ये जितनी मेटल्स की प्रॉपर्टी है उसका उल्टा सोचो। जितना मेटल अच्छा है उसका सब कचरा आपका नॉन मेटल है, उसका सारा उल्टा सोचना है आपको। सबसे पहली चीज है वो डल होती है, देखने में कुछ सुंदर नहीं। कोयला देख लो, कुछ भी ऐसे डल डल सा कलर सा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर पुअर कंडक्टर्स। सी देर इज नथिंग लाइक इंसुलेटर्स। पॉइंट नंबर वन, इंसुलेटर्स हम बचपन में पढ़ते हैं क्योंकि कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। एक्चुअल में इंसुलेटर जैसा कुछ नहीं है, कोई हर चीज जो है थोड़ा बहुत अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करती है, अलाउ करती है। बस ये होता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे से करते हैं और कुछ लोग कम अच्छे से करते हैं, और बहुत कम अच्छे से करते हैं एक्चुअली में। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द पुअर कंडक्टर्स। सो दीज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यू कैन नॉट से कि इंसुलेटर्स है एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि इससे भी कुछ अमाउंट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जाता है, बट वो आपको फील नहीं होगा, इतना फीबल होता है, इतना कम होता है, ठीक है। सो दीज आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज इट इज नॉन डक्टाइल। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन डक्टाइल? इट कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स। सेकेंडली यू कैन सी इट इज ब्रिटल। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिटल? ब्रिटल का मतलब होता है जैसे आपकी हड्डियां, हड्डियां कैसी हैं? दे आर ब्रिटल। हड्डियों को अगर आप ज्यादा स्ट्रेस दोगे, कुछ भी दोगे, तो वो टूट जाएगा, वो मुड़ेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, इट इज ब्रिटल। कुछ चीजें अगर बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाती, कई बार हम ऐसे बोलते हैं नॉर्मल बात करते हुए फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर्स को, भाई बहन को, कि ये बहुत ब्रिटल हो रहे हो, ठीक है, मतलब कि यू आर नॉट रेडी टू, मतलब यू आर नॉट बीइंग फ्लेक्सिबल, यू आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट और समथिंग लाइक दिस, कि बहुत तुम अपने बात पे बहुत ज्यादा रिजिड हो रहे हो। फाइन। नेक्स्ट इज इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। तो सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है। मेटल्स क्या होते हैं हमारे? दे विल बी ईदर बी सॉलिड और दे विल बी ईदर बी लिक्विड इन नेचर, ठीक है। उसके अलावा दे आर नॉट प्रेजेंट एट इन द गैसियस स्टेट। सो दिस मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ट्रांसपेरेंट एज अ थिन शीट, अगर आपने इसे पतला कर दिया एकदम, सो व्हाट विल हैपन, उसके थ्रू लाइट जो है आर पार हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाता है वो थिन शीट जैसे। और ये जो है नॉन मेटल्स जो है ये आवाज नहीं करते हैं, दे आर नॉट सोनोरस। नेक्स्ट इज योर मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स आर योर दोज एलिमेंट्स जो कि आपके मेटल जैसी प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और नॉन मेटल जैसी प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, ठीक है। उनकी मर्जी होती, कभी वो मेटल जैसे बिहेव करने लग जाएंगे, कभी वो नॉन मेटल जैसे बिहेव करने लग जाएंगे। इन जनरल दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब देखो, सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे तो मेटल की प्रॉपर्टी हो गई, बट दे आर ब्रिटल एंड हार्ड एंड समवॉट रिएक्टिव। तो अब ये ब्रिटल है तो ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। एंड दे आर इंटरमीडिएट टू फेयरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है उसके लिए भी ये थोड़ा बीच बीच टाइप से है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो तो इसमें चेंजेस करके आप इसे यूज कर सकते हो। जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल है आपका सेमीकंडक्टर्स। आपके जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इसे हम सेमीकंडक्टर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मेटलॉइड से ही बने होते हैं, ठीक है। और उनको हमें कंडक्टर बनाने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन्स और ये सारी चीजों को इंक्रीज करना पड़ता है विद द यूज ऑफ डोपिंग, ठीक है। डोपिंग करके हम सेमीकंडक्टर्स में चीजों को, इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा तभी आपका करंट पास होगा, तभी आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। अब सेमीकंडक्टर्स में आपके जो मेटेलॉइड्स यूज होते हैं, जैसे आपके सिलिकॉन हो गया, ठीक है, मोस्टली आपका सिलिकॉन यूज होता है। सो सिलिकॉन इज अगेन योर मेटेलॉइड, इट इज नीदर मेटल, इट इज नॉर योर नॉन मेटल। अब सिलिकॉन का कंडक्टिविटी हम कैसे बढ़ाते हैं? तो उसमें हम डोपिंग करते हैं, ठीक है। डोपिंग करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स के होल्स वगैरह, पी टाइप, एन टाइप, बहुत सारी चीजें होती है। सो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि डोपिंग करके हम सिलिकॉन की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट इज योर हैव द एबिलिटी टू फॉर्म द मेटालिक अलॉयज। सो नाउ योर मेटालॉइड्स फॉर्म द मेटालिक अलॉयज। व्हाट आर अलॉयज? अलॉयज आर योर mixture of metals.
अगर आपने दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स कर दिया एक दूसरे के साथ, तो आपका क्या बन जाता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अलॉयज। अब ये जो मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं, इन पे क्वेश्चंस आते हैं आपके, जितने भी आपके अलॉयज होते हैं तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे अब आपको मुझे बताना है व्हाट इज ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज इज मेड अप ऑफ व्हाट? देन वी हैव ब्रास। ठीक है, ब्रास किसका बना हुआ है? दो चीजों का बना हुआ है। ब्रास किसका बना हुआ है? और आपको बताना है कि स्टील किसका अलॉय है। ये तीन अलॉयज जो है, यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। जो कमेंट करेगा उसका ही कमेंट हम पिन कर देंगे, सो दैट एवरीवन कैन सी कि ओके दिस इज द थिंग। ठीक है, ब्रॉन्ज, ब्रास एंड स्टील, इनका। अच्छा, और एक और होता है एमलगम। एमलगम तो बहुत आसान है। ठीक है, अमलगम। तो ये जो चार अलॉयज है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल पिन योर कमेंट। एंड नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज योर नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ योर पहली चीज है, रिसोर्सेज जो हैं दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पहली चीज कि दे कैन बी इधर नेचुरल रिसोर्सेज विच वी फाइंड इन द नेचर नेचुरली। सेकेंड, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि मैनमेड होते हैं, जैसे कि आपने कंक्रीट की बिल्डिंग बना दी, ऑफिसेस बना दिए, रोड्स बना दिए, डैम्स बना दिए। दीज ऑल आर ऑल्सो द रिसोर्सेज बिकॉज you are using the roads to travel anywhere and these kind of things. So these resources are also useful, but these resources are made by us, so these are known as your man-made resources. And natural resources वो हैं जो कि हमें नेचर से मिल रहे हैं, वाटर हो गया, एयर हो गया, सन हो गया। ठीक है, so these are your natural resources. अब नेचुरल रिसोर्सेज के भी दो टाइप्स हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नाम से ही क्लियर है, रिन्यूएबल मतलब जो कि बार बार आप बना सकते हो, कंटिन्यूसली बन रहा है, जैसे प्लांट्स हो गए, सन हो गया, वाटर हो गया। ये सारी चीजें कैसी है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स विच कैन नॉट बी रिन्यूड। ठीक है, टाइम लगता है। रिन्यूड होता है एक्चुअली में, मिनरल्स, कोल्स और ये सारी चीजें भी रिन्यू हो रही है। सॉइल बन रहा है, ऊपर जाके देखो पहाड़ों में, उत्तराखंड जाओ, हिमाचल जाओ, लैंडस्लाइड्स हो रही है। व्हाई आर दिस लैंडस्लाइड्स टेकिंग प्लेस? ऊपर जो हिमालय के रॉक्स हैं, वो रॉक्स टूट टूट के नीचे आते हैं, फिर वो नदियों में आ जाते हैं, और फिर आपका जो रेत है, गंगा नदी में, इधर नदी में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नदी में जो रेत बन रहा है, और उसके साथ साथ आपके सॉइल भी बन रहा है, सॉइल फॉर्मेशन भी हो रहा है। बट दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज दीज आर बीइंग फॉर्म्ड, बट इनका जो फॉर्मेशन का रेट है, जितना ये बन रहा है वो बहुत स्लो है। जिस स्पीड से ये बन रहा है ना, उससे ज्यादा स्पीड से हम इसे यूज कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज योर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और इसी को हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। मतलब ये खत्म हो सकता है, एक पॉइंट इन टाइम पे ऐसा होगा कि अब खत्म हो गया, ठीक है, अब हमें एक मिलियन ईयर्स वेट करना पड़ेगा, तब जाके हमारी चीजें बनेंगी, राइट? एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज योर inexhaustible resources. Fine. Next is your combustion. Excuse me. Yeah. Next is your combustion. So what is combustion? Combustion is again an important process wherein you टेक सम सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस उठाओगे, उसके साथ आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, सो दैट यू कैन गिव ऑफ द हीट। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज योर कंबशन। कभी आप पहाड़ों पर जाओ, बहुत ऊपर पहाड़ों पर जाओ, ठीक है, वहां पे आप लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करके ट्राई करो कि आप एक बॉन फायर लगाओगे। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि वहां पे जो फायर है वो लगना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होते जाता है। एंड बेसिक प्रेमाइज फॉर एनी कंबशन इज योर ऑक्सीजन और फ्यूल। फ्यूल तो चाहिए ही, साथ साथ में ऑक्सीजन चाहिए और हीट चाहिए। तो आप, आपका माचिस जल रहा है, हीट आप स्टार्ट कर रहे हो, बट वो तुरंत बुझ जाएगा, क्योंकि उस हीट को, उस माचिस को कंटिन्यूसली जलने के लिए भी ऑक्सीजन का सप्लाई लगता है। ठीक है, तो कंबशन क्या है? कंबशन इज अ प्रोसेस जहां पर कि हम लोग किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं ताकि वो हीट प्रोड्यूस कर सके, फ्लेम दे सके। इस प्रोसेस को वी कॉल इट एज कंबशन। एंड फॉर कंबशन देयर आर थ्री बेसिक थिंग्स विच इज मस्ट। अगर इन तीनों में से कोई भी एक नहीं होगा तो आपका कंबशन का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, दैट इज वाई। अच्छा, कहीं भी फायर लगती है, आपने देखा होगा कभी भी, जैसे किसी को, किसी इंसान को आग लग गई या कोई इंसान आग में, तो हम ब्लैंकेट लेके जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि अगर जैसे हम ब्लैंकेट उड़ा देते हैं, या फिर हम जब फायर एक्सटिंग्विशर मारते हैं, उससे क्या करते हैं हम ऑक्सीजन का सप्लाई काट देते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं भी फायर लगा है तो आप उसमें फ्यूल नहीं हटा सकते हो, वहां पे बहुत सारा लकड़ी का आइटम पड़ा है, आप लकड़ी हटाना स्टार्ट करोगे तो आग फैलती ही जाएगी, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट। आप सबसे पहले या तो हीट का सोर्स हटा दोगे कि जहां से आग फैल रही है वो चीज,
मे बी कहीं पे आग लगी थी, तो पहले सबसे पहले जो सोर्स है जहाँ से आग फैल रही है उस चीज को रोकोगे। दूसरी चीज, व्हाट यू स्टॉप इज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी तरह आपको ट्राई करना है कि ऑक्सीजन का सप्लाई रोक देना है। जैसे कि जब भी आग लगती है हम पानी फेंकते हैं, कभी सोचा है हम पानी क्यों फेंकते हैं? क्योंकि जब आप पानी फेंकते हो, क्या होता है, पहली चीज तो जो कि गर्मी होती है वहां की, ठीक है, वो ठंडी हो जाती है क्योंकि हम ठंडा पानी फेंकते हैं इन जनरल, ठीक है। हम ठंडा पानी जो है वो फेंक रहे होते हैं, और वो जो हीट है उसको वो ठंडा कर देगा, पॉइंट नंबर वन। दूसरी चीज, वहां पे जो जितनी भी हीट है उसकी वजह से जो हम पानी फेंकते हैं वो क्या होगा, वो वाटर वेपर बन जाएगा, तुरंत वो गैस बना देगा। कौन सा? वाटर वेपर बना देगा। सो अब ये जो वाटर वेपर है ये पूरे जगह को कवर कर देगा, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई वहां से खत्म हो जाएगी, कट ऑफ हो जाती है थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन वहां तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि पूरा धुआं 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 हो जाएगा वाटर वेपर का, तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, तो उससे फायर जो है वो रुक जाता है। इलेक्ट्रिकल फायर में यू कैन नॉट यूज दिस, रीजन बीइंग पानी डालोगे तो आग, शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक जो है और भी अलग अलग जगह पे फैल जाएगा। तो वहां पे इट इज प्रेफरेबल कि आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करो। सबसे बेस्ट होता है फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि वो उसमें CO2 रिलीज करवाता है, एंड CO2 इज द बेस्ट थिंग फॉर डाउजिंग ऑफ द फायर्स। सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वी नीड थ्री थिंग्स: ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। नाउ द सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स: कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल, ठीक है। कंबस्टिबल मतलब जिसको आप जला सकते हो, एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कंबस्टिबल? द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि वो चीजें जो जल नहीं सकती, जैसे आप ग्लास को जला रहे हो, आप किसी मेटल को लेके जला रहे हो, मेटल जलेगा? नहीं जलेगा, ठीक है, वो फायर कैच करेगा ही नहीं। सो कंबस्टिबल सब्सटेंसेज आर दो सब्सटेंसेज जो कि कैच फायर कर लेंगे इजीली, और नॉन कंबस्टिबल जो कि फायर कैच नहीं करेंगे। अब ये जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं इनको हम लोग फ्यूल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जब भी हमें आग जलानी होती है तब हम क्या करते हैं, इसी फ्यूल को जला के हम फायर प्रोड्यूस करते हैं। और फ्यूल हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकता है। यू मस्ट बी नोइंग सॉलिड मतलब आपका ये कोयला हो गया, ठीक है, कोल हो गया। लिक्विड में यू हैव LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वैसे तो वो गैस ही बट लिक्विफाइड होता है, ठीक है। केरोसिन हो गया, दैट इज लिक्विड। पेट्रोल हो गया, दैट इज लिक्विड। सो एवरीथिंग इज कंबशन। नाउ एक जो छोटी सी चीज होती है डेफिनेशन, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? आपने कभी कोई लकड़ी का चूल्हा जलाया है या फिर बॉन फायर जलाया है? आपने देखा होगा कि वुड है। अब वुड आप बोलोगे इट इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, यस इट इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, आराम से आग पकड़ता है। बट वुड को आग पकड़ने में समय लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप माचिस जला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो वुड तुरंत फायर नहीं कैच करेगा। उसी जगह पे अगर आप केरोसिन जला रहे हो तो तुरंत इट कैचेस फायर इंस्टेंटली। उसी जगह पे आप पेपर जला रहे हो, पेपर तुरंत जल जाएगा। लेकिन लकड़ी डिस्पाइट बीइंग अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, इट टेक्स टाइम। कोयले को जला रहे हो तो कोयला को भी जलने में टाइम लगता है, जो आग स्टार्ट करने से पहले जो पूरा धुआं धुआं हो जाता है, हालत खराब हो जाती है, राइट। सो द लोएस्ट टेम्परेचर, जो मिनिमम टेम्परेचर हमें किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को देना पड़ेगा ताकि वो फायर कैच कर ले, दैट इज नोन एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जैसे केरोसिन को एक चिंगारी दे दो, काफी आग लगाने के लिए। पेट्रोल को, केरोसिन को, ये सब क्या है, ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, ठीक है। इनको थोड़ा सा आप आग दे दोगे, ये तुरंत जल जाएंगे। बट वुड को थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है। सो इन्फ्लेमेबल मतलब इन जनरल जो है आपका ये होता है कि वो चीजें जो आराम से फायर कैच कर लेती है। अब आपने देखा होगा आपके परफ्यूम के बॉटल के पीछे लिखा होता है हाईली इन्फ्लेमेबल। क्यों लिखा होता है? क्योंकि वो परफ्यूम की बॉटल ऐसी, अगर आप उसे हल्का सा फायर दोगे तो इट विल कैच फायर इजीली। LPG गैस हो गया हाईली इन्फ्लेमेबल। अगर आप जाके देखोगे पेट्रोल पंप पे कहीं खड़े होते हो तो वहां पे लिखा रहता है नो स्मोकिंग। वाई? बिकॉज वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, कहीं से भी फायर का कुछ भी नहीं आना चाहिए, राइट। सो इनफ्लेमेबल एंड फ्लेमेबल इज द सेम थिंग, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। वन इज योर नॉन फ्लेमेबल। तीन टर्म्स होते हैं, एक नॉन फ्लेमेबल होता है, ठीक है। नॉन फ्लेमेबल का मतलब होता है कि वो आग, कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट कैन नॉट कैच फायर। इन जनरल व्हाट हैपेंस, पीपल गेट कंफ्यूज बिटवीन इनफ्लेमेबल एंड नॉन फ्लेमेबल, ठीक है, कि कौन सा सही होगा। कई बार ऑप्शंस में से अलग अलग भी दे दिया जाता है। ओके, इग्निशन टेम्परेचर इज क्लियर। नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ कंबशन। तो सबसे पहले है रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन मतलब कोई चीज आपने टेबल पे रखी हो, टेबल पे रखे रखे आग पकड़ लेगा, ऐसा होता है। किसमें होता है? वी हैव व्हाइट एंड रेड फॉस्फोरस। व्हाइट एंड रेड फॉस्फोरस, दीज आर, जो फॉस्फोरस है वो एक ऐसी चीज है, अगर आप उसे ओपन एयर में खुले में रख दोगे ना, वो खुद ब खुद फायर कैच कर लेगा। सो दिस टाइप ऑफ कंबशन इज नोन एज योर रैपिड कंबशन। दूसरी चीज होती है वो कंबशन इन विच मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू
flames without application of any apparent cause, that is known as your spontaneous combustion. अब आपका कोई मटेरियल है, उसमें आपने कुछ भी कॉज वगैरह, कुछ भी आपने कुछ चिंगारी वगैरह कुछ नहीं दी, वो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद खुद ही बर्स्ट होके फ्लेम पकड़ लिया, दैट इज नोन एज योर स्पॉन्टेनियस कंबशन. इसका आप मुझे एक एग्जांपल कमेंट करके बताना. नेक्स्ट इज योर एक्सप्लोजन. व्हाट इज एक्सप्लोजन? सो एक्सप्लोजन, जो फायर क्रैकर्स आप देखते हो अपने दिवाली पे जलाते हो, छठ पूजा भी आ रहा है, छठ पूजा में यू विल बी प्लेइंग फायर क्रैकर्स. सो उसमें क्या होगा, आप उसे इग्नाइट करोगे तो वो एक्सप्लोड करता है, सडन रिएक्शन होता है और बहुत ज्यादा गैस जो है वो प्रोड्यूस करता है. सो फायर क्रैकर्स विल कम अंडर द एक्सप्लोजन. नेक्स्ट इज योर डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम. ठीक है, अब जो हमारा कैंडल फ्लेम होता है ना, इसमें अलग अलग जोन्स होते हैं. सबसे पहले यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट कंबशन, पार्शियल कंबशन और अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स. सो कंप्लीट कंबशन मीन्स कि जो आपका फ्यूल है, जो भी आप कंबस्टिबल सब्सटेंस को यूज कर रहे हो, वो आपका पूरी तरह यूज हो जा रहा है, वो आपका खत्म हो जा रहा है. ठीक है, उसके बाद आपका कुछ भी अनबर्न नहीं बच रहा. कभी देखा है आप जो एलपीजी सिलेंडर जो यूज करते हो, गैस स्टोव जो यूज कर रहे हो, उसके बाद कुछ भी बचता है? नहीं बचता है. क्यों नहीं बचता है? बिकॉज इट इज गिविंग यू अ ब्लू फ्लेम. ब्लू कलर का फ्लेम दे रहा होता है वो. हमारा बर्तन काला नहीं पड़ता है, हमारा जो फ्यूल है वो पूरी तरीके से यूज हो जाता है. सो दैट टाइप ऑफ कंबशन इज नोन एज योर कंप्लीट कंबशन. दूसरा टाइप का कंबशन होता है हमारा पार्शियल कंबशन. व्हाट इज पार्शियल कंबशन? सो पार्शियल कंबशन में क्या होगा, आपका जो फ्यूल है वो पूरी तरीके से नहीं जलेगा. जैसे हम जब वुड जलाते हैं, तो वुड जलाने के बाद हमारे पास क्या बच जाता है लास्ट में? छोटे छोटे वुड के पीसेस बच जाते हैं, जिसे हम चारकोल बोल देते हैं. ठीक है, और बाद में उसे हम वापस से यूज कर सकते हैं एज अ कोल एंड दैट काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, सो दैट टाइप ऑफ कंबशन इज योर पार्शियल कंबशन. पॉइंट नंबर वन. दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो उस टाइप का जो कंबशन होता है, उससे आपका बहुत सारा जो ब्लैक 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 मटेरियल है वो हमारे बर्तनों पे आके इकट्ठा हो जाता है. क्यों इकट्ठा हो जाता है? क्योंकि वहां पर जो है कंबशन पूरी तरीके से नहीं हो रहा है. वहां पर कुछ जो कार्बन के पार्टिकल्स है वो अनबर्न रह जा रहे हैं, जल ही नहीं पा रहे हैं कंप्लीटली. ठीक है, सो दैट टाइप ऑफ कंबशन इज नोन एज योर पार्शियल कंबशन. अच्छा, अब पार्शियल कंबशन को देखने का क्या तरीका है? सो जहां पर भी, जिस भी जगह पे पार्शियल कंबशन हो रही होगी, वहां पे यू विल बी गेटिंग अ येलो फ्लेम. वहां पर येलो फ्लेम मिलता है. नाउ थर्ड इज योर कैंडल के केस में यू आर हैविंग अ अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स. सो ये जो डार्क डार्क कलर का जो कैंडल के एकदम जो विक होता है, ये से हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो कैंडल जो जलता है इसे हम विक बोलते हैं. ठीक है, ये जो विक होता है, विक के पास एक छोटा सा ब्लैक एरिया दिखता है. इफ यू हैव अ कैंडल एट योर होम राइट नाउ, सो यू कैन जस्ट go and see after obviously completing this video. So you can just light a candle and see कि अच्छा स्टार्टिंग में ना हमें एक ब्लैक ब्लैक सा जोन दिखता है. तो वहां पर क्या होता है, हमारा जो वैक्स है वो जल रहा है. अब जब हमारा वाटर गर्म होता है तो उससे हमारा क्या बनता है? वाटर वेपर्स. So similarly when our candle is getting, जो हमारा वैक्स है that is getting burnt, so what is formed? We have wax vapors. वैक्स के जो वेपर्स है, वेपर के जो आपके गेशियस फॉर्म्स है, दैट इज प्रेजेंट इन दैट जोन. और वो अनबर्न्ट होता है, वो जल नहीं रहा है, इसीलिए वो ब्लैक दिख रहा होता है. ठीक है, सो यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंप्लीट कंबशन एंड पार्शियल कंबशन. कंप्लीट कंबशन एंड पार्शियल कंबशन is valid across everything, not just the candle. ठीक है, be it your LPG सिलेंडर, CNG गैस और your कोल से आप कोई चीज जला रहे हो, या फिर आप काउडंग यूज कर रहे हो, सो वहां पे भी पार्शियल कंबशन होता है और कंप्लीट कंबशन. ठीक है, अब कैंडल जो है, कैंडल में हमने तीन तीन जोन्स इस तरीके से डिवाइड कर रखे हैं. अगर आप कैंडल को नोट करोगे तो आप देखोगे उसके बाहर का जो ये पूरा एरिया होता है, यहाँ से लेके पूरा ये जो इधर तक का एरिया होता है, तो सबसे आउटर जो लाइन होती है उसमें क्या होता है, देयर इज अ कंप्लीट कंबशन एंड यू कैन सी अ ब्लू फ्लेम. एक ब्लू कलर की आरी जैसी आपको दिखती है वो फ्लेम. ठीक है, और मुझे ये चीज when I was in my class 7th and 8th, I got to know about this, and that was the point in time when I understood कि why जब हम फूलझड़ी जलाते हैं ना, तो अगर आप फूलझड़ी को इस कैंडल के फ्लेम के अंदर ऐसे डाल दोगे तो उसे जलने में बहुत टाइम लगेगा, लिटरली बहुत टाइम लगेगा. बट अगर आप उसे यहाँ पे रखोगे एकदम बाहर में ना, तो वो सबसे जल्दी जल जाता है. क्यों? क्योंकि बाहर जो है वहां पे ब्लू फ्लेम है, वहां पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है, इसीलिए जो बाहर वाला जो एरिया है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है. कैंडल में आप ऐसे कई बार आपने देखा होगा बचपन में, कोई ना कोई ऐसे कि हम लोग इसके अंदर से फिंगर पास कर लेते हैं. इट इज वेरी इजी टू पास फिंगर थ्रू द फ्लेम. ठीक है, बट जो बाहर की गर्मी होती है, जो बाहर वाला जो लेयर होता है, दैट इज मोस्ट हॉटेस्ट. दैट इज वेयर
is all the heat resides. That is the zone where is complete combustion taking place. So outer zone is the zone of complete combustion. It is the hottest part. इसलिए कभी भी फूलझड़ी जलानी है या कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसको इसके बाहर वाले ब्लू फ्लेम के ऊपर रख के करो तो आपको ज्यादा हीट मिलेगी. सेकेंडली, आपका सेकेंड जो है, जो मिडिल जोन है, वहां पे येलो कलर का फ्लेम है. ये जो येलो फ्लेम है, इट इज बिकॉज ऑफ द पार्शियल कंबशन. ठीक है. और लास्ट में जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, दैट इज योर लीस्ट हॉट, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंबशन हो ही नहीं रहा है. इनर मोस्ट जोन जो है, दैट विल बी योर अनबर्न्ट वैक्स. ठीक है, अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स है. सो दैट विल बी वेरी, मतलब इट विल बी द लीस्ट हॉट इन कंपैरिजन टू ऑल द जोन्स. वहां पे कोई मतलब गर्म लगेगा ही नहीं आपको. फाइन. अब इन तीनों जोन्स को वी कैन segregate it into the luminous, non-luminous and dark zone. So जो black वाला है, obviously it will be known as the dark zone. अब जो येलो वाला है, अगर आपने देखा होगा तो ब्लू फ्लेम जो है वो उतना लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है. ठीक है, उससे हमें कुछ दिखता नहीं. आप ब्लू फ्लेम जला लो गैस का तो ब्लू ब्लू बस दिखता है, वो लाइट नहीं प्रोड्यूस करता है. इट डजेंट हेल्प अस कि हम कुछ आगे पीछे देख लेंगे. बट येलो फ्लेम जो है वो हमने देखा है कि पुराने टाइम से ही वो हम एज अ लाइट का सोर्स यूज करते हुए, पुराने टाइम में हम मशाल जला के लेके घूमा करते थे. ठीक है. सो जो येलो फ्लेम होता है, दैट इज नोन एज योर ल्यूमिनस. ल्यूमिनस का मतलब होता है जो कि हमें लाइट दे रहा है. ठीक है, ल्यूमिनस जो है दैट गिव्स अस लाइट. एंड नॉन ल्यूमिनस मीन्स विच डज नॉट गिव एनी लाइट. ठीक है, इट विल नॉट गिव एनी लाइट, डज नॉट गिव लाइट. एंड ल्यूमिनस जो है, इट विल बी गिविंग द लाइट. सो जो बीच वाला जोन है, इट गिव्स द लाइट, इट इज येलो कलर्ड. एंड जो आउटर जोन है, इट इज ब्लू कलर्ड, इट इज अ नॉन ल्यूमिनस जोन. सिंपल. This is a table which has been given in the NCERT. Just go through it once. If you can see, सबसे ज्यादा जो हमारा कैलोरीज है. अच्छा, अब ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, पहले ये समझ लो इस टर्म को. कैलोरीफिक वैल्यू इज, सपोज करो अब आपको चेक करना है कि मुझे कौन सी चीज कितना हीट दे रही है. आप 1 kg एलपीजी लोगे, 1 kg कोयला लोगे, दोनों को जलाकर देखोगे कि किसने मुझे कितना हीट दिया, ताकि आप उसे फिर कंपेयर करोगे. तब आपको समझ आएगा, अच्छा मैंने 1 kg एलपीजी जलाया तो मुझे इतनी हीट मिली, अब मैंने 1 kg कोयला जलाया तो मुझे इतनी हीट मिली, या फिर मैंने 1 kg आपका काउडंग जलाया तो मुझे इतनी हीट मिली. सो द अमाउंट ऑफ हीट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 kg ऑफ फ्यूल. ठीक है, 1 kg फ्यूल जितना भी हीट प्रोड्यूस करता है, उसको भी हम किस में मेजर करते हैं, किलो जूल्स में. ठीक है, जितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा 1 kg फ्यूल, कोई भी आप 1 kg फ्यूल ले रहे हो, जितना वो किलो जूल्स में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, दैट इज नोन एज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू. सो हियर इज अ टेबल फॉर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ योर डिफरेंट फ्यूल्स विच इज योर काउ डंग. ठीक है, वुड हो गया, कोल हो गया. सो यू कैन सी सबसे कम जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो काउडंग की है. इतना खराब है, जबकि हम गाँव में कई जगह आज भी ये काउडंग जो है वो यूज हो रहा है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है. ठीक है. नेक्स्ट, वुड है, वी हैव कोल. सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा ध्यान में रखो हाइड्रोजन. क्योंकि अब देखो, ये टेबल मैं इसलिए बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी इंडिया इज वर्किंग टुवर्ड्स द ग्रीन हाइड्रोजन. ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं. एंड ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का आइडिया ही यही है कि वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द clean sources of energy and everything and hydrogen. और hydrogen has the immense potential. You can see कि इस टेबल के अकॉर्डिंग इट हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू. तो अगर हम इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को और सक्सेसफुली चीजों को कर सकते हैं तो वी विल बी अनलीशिंग अ डिफरेंट लेवल. फाइन. सो हाइड्रोजन जो है, इट इज हैविंग द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू. ओके. देन बायोगैस जो है, इसमें आपका 35,000 से 40,000 है. उसके बाद एलपीजी जो है, इसमें 55,000 है. सीएनजी में 50,000 है. मीथेन, डीजल, ये पेट्रोल, केरोसिन, डीजल 45,000 है. कोल का भी अगर कैलोरीफिक वैल्यू देखोगे तो काफी कम है इन कंपैरिजन टू पेट्रोल, केरोसिन, डीजल. अब इस टेबल से क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, तो इस टेबल से क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है कि आपको इसे अरेंज करने दे देगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू. या फिर आपको ऐसा दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, वुड, कोल, पेट्रोल और बायोगैस. अब आपको इन तीनों में से बताना है कि किसका सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है. या फिर सिंपल अगर रखना चाहेगा तो एक हाइड्रोजन ऑप्शन दे दिया आपको, या फिर सीएनजी, एलपीजी कुछ ऑप्शन दे दिया. तो इस टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं. इट इज अ इंपॉर्टेंट टेबल. ओके. सो थैंक यू सो मच ऑल एंड जय हिंद. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.